22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने से पहले इस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस क्लास में हमने क्या किया है, हिंदी के 4 से 5 मॉडल प्रश्न पत्रों को एक साथ मैंने यहाँ पर उठा लिया है और इनके सभी प्रश्नों को हम एक साथ इस क्लास में बताने वाले हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं वो बिल्कुल प्योर नंबर वाले हैं, मतलब आप अगर सही करेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार की कटौती आपके एग्जाम में नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि पद्यांश वगैरह हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बाकी जितने क्वेश्चन यहाँ पर इस क्लास में हम सॉल्व कराने वाले हैं एक साथ 4 से 5 मॉडल प्रश्न पत्रों की, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का भैया जो राइट आंसर है वो आपका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। ठीक है ना, हिंदी नई चाल में ढली ये किसका कथन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। देखिए इन आंसरों पर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर गलत भी हो सकते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो सभी लोग भाई जल्दी से इसका आंसर बताइए, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सभी विद्यार्थियों को पता है रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, ये तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है। ठीक है, प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इस क्वेश्चन का भैया जो राइट आंसर है वो आपका है अमृत राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? तुम चंदन हम पानी, तो तुम चंदन और हम पानी जो है श्री विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बची कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। ठीक, तो ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजात शत्रु रचना किस विधा की है? सभी को पता है कि जो अजात शत्रु रचना है ये नाटक विधा की है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, अज्ञेय की रचना है मेरे विचार, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरे विचार किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? तो पृथ्वी पुत्र है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ठीक है, विचार प्रवाह किसकी रचना है? विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और अज्ञेय जी की कौन सी रचना है? शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत आसान है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है अमरकांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, मतलब क्वेश्चन को याद करना है। देखिए जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। बात करें सरस्वती, तो सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है पत्रिका प्रकाशित की गई है। ठीक है, और ब्राह्मण जो पत्रिका है ये आपकी पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित की गई। हिंदी प्रदीप सभी लोग जानते हो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है प्रकाशित की गई। सरस्वती को याद रखना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित की गई। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताए गए एक साथ। आनंद कादम्बनी, हंस, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? बहुत ध्यान से समझिएगा। आनंद कादम्बनी सभी लोग जानते हैं, आनंद कादम्बनी का जो
संपादन है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें हंस का जो संपादन है वो प्रेमचंद्र ने किया है, ठीक है। और कवि वचन सुधा की बात करें, कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसका संपादन किया है। हिंदी प्रदीप का भी बताया बाल कृष्ण भट्ट ने इसका संपादन किया है। चारों क्वेश्चन याद हो गए होंगे हमें उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अग्नि की उड़ान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंग्स ऑफ फायर, और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोनों के लेखक अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोनों के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर या मेरी जीवन यात्रा या क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथाएं किसकी है? अगर हम बात करें नीड़ का निर्माण फिर तो ठीक है, तो नीड़ का निर्माण फिर ये है हरिवंश राय बच्चन की कृति है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, कभी कभी इसकी विधा भी पूछी जाती है, तो ये आत्मकथा है और ये भी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आवारा मसीहा या निराला की साहित्य साधना या डायरी विधा या अरे या वर रहेगा याद के लेखक कौन है? बहुत ध्यान समझे, आवारा मसीहा सब कोई जानता है, विष्णु प्रभाकर जी इसके रचयिता हैं। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। आगे बात करें डायरी विधा के जो आपके रचयिता हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। बात करें यहाँ पर अरे या वर रहेगा याद, इसके रचयिता अज्ञे जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आप सभी को बताए गए, याद रखिएगा। यहाँ पर जितने प्रश्न लिखे हैं सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होगा, आप खुद देख लीजिएगा। आगे बात करें यहाँ पर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, कौन सा माना जाता है? विद्यार्थी लोग गलती करेंगे, यहाँ पर परीक्षा गुरु लगाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है चंद्रकांता है, ठीक है। और मौलिक उपन्यास की जो देन है वो लाला श्रीनिवास द्वारा आप कह सकते हैं, या हिंदी का प्रथम उपन्यास बोला जाए, अगर मौलिक ना बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास बोला जाएगा तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात की जाएगी तो आप कहेंगे चंद्रकांता, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भैया कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा शेखर एक जीवनी या रंगभूमि के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा सभी विद्यार्थी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बात करें शेखर एक जीवनी तो ये अज्ञे जी की रचना है। बात करें रंगभूमि तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आपको बताए गए, बहुत आसानी के साथ याद हो जाने चाहिए। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना सभी रोगों को रटी नास्केतोपाख्यान है, ठीक है। आगे बात करें भाषा योग वशिष्ठ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। देखिए ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात करें भाषा योग वशिष्ठ तो ये किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या धर्मवीर भारती की रचना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये नहीं होगा। तट की खोज की बात करें तो ये हरशंकर परसाई की है। अगर ठेठ हिंदी की ठाठ की बात करें तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना मानी जाएगी। बात करें धर्मवीर भारती तो सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही पॉपुलर रचना है धर्मवीर भारती की, और ये आप सभी को याद भी होगी। अच्छा, आगे बात करते हैं प्री प्रवास के रचयिता। मैंने कई बार आपको बताया प्री प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? मैंने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया, मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? ठीक है, तो देखिए प्रसाद निराला वर्मा ये तीनों छायावादी कवि हैं। अज्ञे जी जो हैं ये छायावादी कवि नहीं है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका रश्मिरथी, ठीक है। अगर हम बात करें तो रश्मिरथी किस कोट की रचना है? तो मैंने आपको बताया था हिंदी के पेपर में लिखी भी मिलती है, खंड काव्य है। बादल को गिरते देखा है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है नागार्जुन की। किसकी रचना भैया? नागार्जुन की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामधारी सिंह दिनकर
प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं? इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इस उत्तर को देखकर नहीं बताइएगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से उत्तर बताइए। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किस काव्य धारा के, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है? ये मैंने आपको बताया भी है क्लासों में, दोहा। बिहारी की रचनाओं में कौन सा छंद है? दोहा। आंसू रचना है, आंसू भैया किसकी है? सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अच्छा आगे अगर यहाँ बात करें, लहर है, साहित्य लहरी है। अगर लहर की बात करें तो लहर रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। अगर साहित्य लहरी की बात करें तो ये सूरदास की है, पॉपुलर रचना, आप सभी को पता है। और अगर राम की शक्ति पूजा की बात करें तो राम की शक्ति पूजा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने आपको 4 प्रश्न याद कराए। फिर अंगा पाठ देखिए यहाँ पर, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं सरहप्पा को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? सरहप्पा को। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, है ना। छायावाद की विशेषता बताइए भाई। छायावाद की विशेषता है, हमने आपको बताया है, सौंदर्य एवं प्रेम, ठीक है, याद रखिएगा। छायावाद की मुख्य विशेषता, तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म दर्शन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि। देखिए यहाँ पर हम समय लॉस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोगों का एक तरीके से रिवीजन करा रहे हैं और इन प्रश्नों को तैयार करा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो भैया जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। प्रकृति के सुकुमार कवि सभी को पता है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो ये किस कृति से अवतरित है? नौका विहार, बताइए भैया आप सभी लोग। तो ये है गुंजन से। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। सुमित्रा पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर मिला है? तो आप कहेंगे चिदम्बरा पर, ठीक है, ये भी आप सभी को याद रहा होगा। कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है कितनी भैया? कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है आपकी 15। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष एवं संपादक, ठीक है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया है कितना है, 1943, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया, ठीक, अज्ञे जी ने जो है, अज्ञे जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये वाला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1943 है नहीं लेकिन अज्ञे है, ठीक है। 1943 सही कर लीजिएगा। अज्ञे को किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो अज्ञे को किस काव्य कृति के लिए कितनी नावों में कितनी बार, इस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति की रचयिता? तो अभी आप लोगों ने बताया, कौन भाई? आप अज्ञे जी, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञे ढूंढ लीजिए भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया, जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास और पद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न हैं, ठीक है, उनको मैंने पहले सॉल्व करा दिया। अभी आप लोगों को और इन्हीं 4-5 सेटों के जो और प्रश्न हैं, जैसे आप लोगों को हम यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, खंड खा में चले जाएं तो यहाँ पर आप लोगों को मुहावरे रह गए हैं, ठीक है। बाकी जितना व्याकरण चलिए वो सॉल्व करा देते हैं। व्याकरण में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर देखिए कई सारे मुहावरे लिखे हैं, इन सारे मुहावरों को हम बताने वाले हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि कोई ना कोई मुहावरा आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। तो आप अपनी कॉपी पर भैया उठा लीजिएगा, है ना, और आप लोगों को एक एक मुहावरे के बारे में हम बताना शुरू कर रहे हैं। जैसे अंधे की लाठी, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है, अंधे की लाठी का क्या, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आप कहेंगे एकमात्र सहारा होना, ठीक है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होना। आगे है आंख का तारा होना, का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है सिर्फ अपना फ़ायदा देखना या सिर्फ अपना ही हित देखना, या आप लिख सकते हैं अपना काम निकलवाना,
ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने का ये मतलब होता है। ठीक, बाकी वाक्य में प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं। नाक कटना, नाक कटना का मतलब होता है बदनामी होना। रंग में भंग पड़ना, रंग में भंग पड़ने का मतलब है उल्लास में विघ्न पड़ना। ठीक है, मतलब हर्षो उल्लास में कोई बाधा आना। पर्दा डालना, पर्दा डालने का मतलब होता है अपनी कमजोरी को छिपाना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा ना होना। अपने पैरों पर खड़े होना, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब आत्मनिर्भर बनना और सफल होना। ठीक है, ईद का चांद होना, ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना। एक अनार 100 बीमार, इसमें लिखना है बहुत कम और अधिक मांग। एक अनार और 100 बीमार का मतलब वस्तु कम और मांग अधिक। आगे चलिए देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, किसी के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल कार्य करना, यानी विपरीत कार्य करना। गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। ठीक है, या फिर दिखाई ना देना। आगे बात करें, घी के दिए जलाना मतलब आनंद मंगल होना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, गागर में सागर भरने का मतलब है थोड़े में बहुत कुछ कहना। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। हाथ पीले करना मतलब विवाह हो जाना या शादी हो जाना। देखिए यहाँ पर कितने सारे आप लोगों को हमने मुहावरे बताए। अगर इतने मुहावरे आप तैयार कर लेते हो तो चाहे देख लेना, ये सारे देखिए एक साथ कई मॉडल प्रश्न पत्र के मुहावरे लिखे हुए हैं। अगर इतने आप मुहावरे तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आपका मुहावरा कोई ना कोई यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगले प्रश्न में आप पठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा और इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। तो इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप आसानी के साथ दे सकते हो, बस गद्यांश को पहले पढ़ना होगा, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न का जवाब भी आप दे लेंगे। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपने हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, पढ़ना आपको बहुत अच्छे से, उसके बाद उत्तर देना है। आगे अगला जो क्वेश्चन 11 होता है, इसमें बोला जाता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए 2 नंबर यहाँ से भी मिलते हैं। अभी मैंने अविराम और अविराम वाला बताया था। अविराम का मतलब होता है, क्या होता है, अविराम का मतलब होता है लगातार या बिना रुके। ठीक है, और अविराम का मतलब होता है सुंदर या आकर्षक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अनवरत का मतलब बिना रुके हुए, आकर्षक का मतलब सुंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी जो मिले मैंने अलग अलग अर्थ बता दिया। अविराम का मतलब लगातार या बिना रुके हुए, और अविराम का मतलब सुंदर। 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो सकता है ऐसा भी मिल जाए। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है अंश और अंश। देखिए अंश, इस वाले अंश का क्या अर्थ होता है और इस वाले अंश का क्या अर्थ होता है। देखिए इस वाले अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है, और इस वाले अंश, दूसरे वाले अंश का अर्थ होता है हिस्सा। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज का मतलब क्या होता है, तो अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ठीक है, याद रखिएगा। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अगला स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण का मतलब सभी विद्यार्थी जानते हैं सोना, स्वर्ण का मतलब सोना, और सवर्ण का मतलब उच्च जाति। सवर्ण का मतलब उच्च जाति या उच्च वर्ग का। आगे बढ़ते हैं। कुल और कुल। कुल, कुल का मतलब सभी विद्यार्थी जानते हैं। कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है वंश। ठीक है, और इस दूसरे वाले कुल का मतलब क्या होता है, तीर, तट, किनारा आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में विनाश दिया है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुल का मतलब क्या होता है किनारा, लिख लीजिएगा। हो सकता है ऑप्शन नहीं गलत हो, किनारा, और नहीं तो वंश इसमें है। बस आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुल का मतलब वंश तो होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वंश इसमें पहले है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम अलग से अर्थ बता देते हैं। इस कुल का मतलब होता है वंश। ठीक है, और इस कुल का मतलब होता है किनारा। किनारा आप लिख सकते हैं, तट लिख सकते हैं, है ना, तीर भी लिख सकते हैं। दूसरे वाले कुल का ये अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुष और परस। ठीक है, पुरुष का मतलब सभी लोग जानते हैं मनुष्य होता है, पुरुष का मतलब मनुष्य, और परुष का मतलब होता है कठोर। पुरुष का मतलब मनुष्य और परुष का मतलब कठोर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तैयार जरूर कर लीजिए इन प्रश्नों को, बहुत जरूरी है। जलद और जलधि।
जलद का मतलब क्या होता है? जलद का मतलब होता है बादल, और जलद का मतलब होता है समुद्र। जलद का मतलब समुद्र और जलद का मतलब बादल। अब यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा, और ये प्योर नंबर, अगर आप सही लिखते हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए इतने सारे शब्द हैं, आप इतने ही तैयार कर डालिए, कोई ना कोई आ जाएगा एग्जाम में। जैसे अक्ष है, अक्ष का मैंने आपको बताया था, आँख, पासा भी इसे बोलते हैं, रथ की धुरी बोलते हैं। ठीक, कापी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा स्थान पर। अक्ष का मतलब क्या होता है? आँख, पासा या रथ की धुरी। कर, कर का मतलब सभी लोग जानते हैं टैक्स या हाथ या किरण हम कह सकते हैं। पूत, पूत का मतलब पुत्र या बेटा। ठीक है। मति, मति का मतलब सबको जानता है बुद्धि या अक्ल। गिरा, गिरा का मतलब होता है वाणी, बोली, भाषा। ठीक है। अर्क, अर्क क्या होता है? एक पौधा होता है, या अर्क को सूर्य भी बोलते हैं, तो सूर्य या एक पौधा। द्विज, द्विज तो सभी लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, पक्षी। पक्ष, पक्ष का मतलब होता है पंख या एक ओर, या दाया या बायां ओर क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पंख और ओर भी लिख सकते हैं। पयोधर, पयोधर में बादल, समुद्र। पयोधर का मतलब बादल या समुद्र। योग, योग का मतलब होता है जोड़। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश, वस्त्र। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। जड़, जड़ का मतलब अचेतन, मूर्ख, मूल, कहते हैं जड़ बुद्धि। ठीक है, अचेतन, मूर्ख, मूल। विधि, विधि का मतलब होता है तरीका, भाग्य। ठीक है, बोलेंगे विधि में होगा तो मिलेगा, यानी भाग्य या तरीका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करना है। जिसकी कोई उपमा ना हो, मैंने आप सभी को बताया था, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ये आपकी इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर होगा। जिसका कोई अंत ना हो, मैंने ये भी बताया था, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका, किए गए उपकार को ना मानने वाला। देखिए भाई, आपको मैंने बताया था किए गए उपकार को मानने वाला और किए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतधन। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कृतधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वाक्यांश के लिए भी मैंने आप लोगों को एक शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। ठीक है, अब आपको 1-2 वाक्य आपसे भी अभी हम पूछेंगे, आपको कमेंट करना है। हमें ये पता चलना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। देखिए, घोर यहाँ पर जो वर्ड है ये गलत है। ठीक है, व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका सही हो जाएगा। बस घोर के स्थान पर घनिष्ठ कर दीजिए। ईश्वर सबका भाग विधाता, ईश्वर सबका भाग विधाता नहीं, भाग्य विधाता है। ठीक है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, इसका आप सही सही वाक्य रूप लिखिएगा। मुझे उपरोक्त नियम स्वीकार है। केवल 2 प्रश्न आपसे इतने बताने के बाद केवल 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका उत्तर सही होगा कमेंट में हम जो है वहाँ पर राइट लिखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इसका उत्तर दीजिए, और सही होगा तो हम तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, आप गलत होगा तब भी रिप्लाई करेंगे। और बाकी आपके एग्जाम में देखिए रस एक आता है, श्रृंगार रस, हास रस, शांत रस, वीर रस। अगर ये 4 आप रस तैयार कर लिए उदाहरण के साथ तो एक आना एकदम तय है। ठीक, जितना यहाँ पर लिखा उतना तैयार कर लीजिए बस। यमक, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह, अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित अगर तैयार कर लेंगे तो एक ये भी आ जाएगा। चौपाई, छंद, सोरठा, दोहा, अगर इसमें आप मात्रा सही लक्षण तैयार कर लिए तो एक ये आ जाएगा। 2 नंबर एकदम क्लियर है। आप कोई भी चीज़ तैयार करो, लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इतना तैयार कर लो, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी देखिए पत्र के लिए मैंने 1 शॉट क्लास आपको दे दी है। ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक को भी पत्र मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जितने पत्र हैं भैया देख लीजिए, इतने पत्र की आप प्रैक्टिस कर डालिए, एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक, थोड़ा सा मैटर बदल सकता है, बाकी यहीं से आएगा। बाकी यहाँ पर आप निबंध भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट निबंध भी आपके समक्ष लिखे हुए हैं। ठीक है, निबंध में मैंने बताया 2 नंबर रूपरेखा के होते हैं, तो रूपरेखा को बहुत अच्छे से लिखना बस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 5 सेट, कम से कम 4 से 5 सेट हिंदी के हमने एक साथ लिए और उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।